तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम क्लास 9 का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो 2025 में पूछा गया सवाल है। अब देखिए कि इनमें से आप कितना सवाल का जवाब दे सकते हैं, सही जवाब। इससे ये पता चल जाएगा कि आप अभी कितना पढ़े लिखे हैं और कितना आप जानते हैं। तो देरी न करते हुए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, आपको 40 MCQ मिलेंगे और कुल 1.5 घंटा दिया जाएगा आपको समय, और 40 MCQ मिलेंगे, देख सकते हैं। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर निर्देश उद्देश किसी दिए होंगे, और देखिए यहाँ पर 40 बहुविकल्पी प्रश्न हैं सभी प्रश्न के लिए, देख सकते हैं। और आगे देखते हैं, देरी ना करते हैं, अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला प्रश्न की ओर देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है। गति का साधारण प्रकार है। तो गति का साधारण प्रकार क्या होगा, तो आप जानते हैं गति का साधारण प्रकार सरल रेखीय गति होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, और बताइएगा कि आप कितना आप सही किया। 0 0 0 मतलब जीरो, जीरो का मान हो सकता है। तो जीरो का मान क्या हो सकता है, दूरी, हाँ हो सकता है, विस्थापन, हाँ। तो अर्थात ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। तो तीसरा नंबर प्रश्न में देखते हैं कि यह ग्राफ दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन असमान चाल है। देखिए ये एक समान से चल रहा है, यहाँ पर एक समान है, ये भी एक समान ही है, ऐसे समान एक समान चल रहा है। लेकिन ये असमान ही धीरे धीरे ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो यह असमान चाल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देख सकते हैं, और आगे के प्रश्न की ओर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित है, किसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो आप जानते होंगे किसे जड़त्व का नियम कहते हैं। तो गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 24 kg द्रव्यमान वस्तु 96 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण क्या होगा। जो 24 kg का द्रव्यमान होता है उसमें 96 न्यूटन बल लगाने पर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी 4 मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो आगे के प्रश्न की ओर देखते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है। 6ठा नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि kgms का मात्रक है। kgms किसका मात्रक है। तो ये 6ठा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, संवेग का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं 7वें नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है। सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक दर्शाता है। तो सार्वत्रिक, आप जानते होंगे कि आप लोगों को सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक दर्शाता था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, जी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चंद्रमा पर 6 kg द्रव्यमान का वस्तु का भार कितना होगा। जो चंद्रमा पर 6 kg द्रव्यमान का वस्तु होगा ना, उसका भार कितना होगा। तो 9.8 न्यूटन, इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 9वां नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है, जूल प्रति मतलब बटा, जूल बटा सेकंड किसका मात्रक है। तो जूल बटा सेकंड, ये 9वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, शक्ति का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है। 1 kg की वस्तु पर कितनी ऊंचाई तक उठाने में 9.8 जूल का ऊर्जा व्यय होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 मीटर। 1 मीटर इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं क्या लग है। अब देखते हैं यहाँ पर, यदि किसी वस्तु का संवेग को दोगुना कर दिया जाए, संवेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो संवेग को अगर हम दोगुना कर देते हैं तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 12वां नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि तरंग किसका स्थानांतरण होती है। तो तरंग किसका स्थानांतरण होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऊर्जा का स्थानांतरण होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 13वां नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, यदि क्रमिक संपीड़न विरल की दूरी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा। तो तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा। तो 13वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं आगे के प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। 14 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है, निम्न में कौन पदार्थ नहीं है। तो लिखो लालटेन, ये एक पदार्थ है, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। चम्मच, ये भी एक पदार्थ है। विचार, ये पदार्थ नहीं है, ये सोच है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन पदार्थ नहीं है पूछा है, तो ये पदार्थ नहीं है, ये एक सोच है, भावना है। कलम, कलम भी पदार्थ है, कलम भी पदार्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ देखते हैं। तापक्रम का एसआई मात्रक क्या होता है। तो 15 का हो जाएगा सही उत्तर, केल्विन। तापक्रम का एसआई मात्रक केल्विन होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। और आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपका 16वां प्रश्न में लिखा हुआ है कि गैस
का द्रव परिवर्तन कहलाता है? गैस का जो द्रव में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? तो गैस का जो द्रव में परिवर्तन होता है वो संघनन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे की ओर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बारूद है। बारूद क्या है? तो बारूद एक मिश्रण है जो यौगिकों से मिलकर बना होता है। दो या दो से अधिक यौगिकों से मिलकर बना होता है, उसे बारूद कहते हैं। उसे बारूद कहते हैं। तो ये मिश्रण है। तो 18वां नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है? 18वां नंबर प्रश्न में दिया निम्नलिखित में कौन कोलाइडी कण नहीं है? कौन कोलाइडी कण नहीं पूछ रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर जाएगा। वायु। वायु एक कोलाइडी कण नहीं है। दूध है, रक्त है, धुआं है, लेकिन वायु कोलाइडी कण नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं 18वां नंबर प्रश्न में क्या 19वां नंबर प्रश्न में दिया हुआ है। निम्न में द्रव में क्या अनिश्चित है? तो आप जानते होंगे द्रव में क्या अनिश्चित होता है। तो द्रव में आकार अनिश्चित होता है। अगर आप गिलास में रख दीजिएगा तो वो द्रव गिलास का आकार का हो जाएगा, बाल्टी में रख दीजिएगा तो बाल्टी का आकार हो जाएगा। अब जिस चीज़ में रखेगा उसका आकार का हो जाएगा। तो द्रव मतलब क्या होता है? जल। तो वो उसका आकार अनिश्चित है, कोई निश्चित नहीं हो। जहाँ पर जाएगा जैसा जाएगा वैसा हो जाएगा, समय के अनुसार परिवर्तन होता है। निम्न में कौन द्विपरमाणुक है? कौन द्विपरमाणुक है? तो ऑप्शन नंबर बी का सही उत्तर हो जाएगा। क्लोरीन द्विपरमाणुक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 21वां नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ देखते हैं कि SO2 के एक अणु में सल्फर और ऑक्सीजन का भार का अनुपात होगा। तो इसका 21वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1:1 होगा तो SO2 का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते क्या लिखा हुआ है। 22वां नंबर प्रश्न में दिया हुआ है नाइट्रोजन गैस के लिए रासायनिक प्रतीक है। नाइट्रोजन गैस के लिए जो रासायनिक प्रतीक है वो N2 सही हो जाएगा। इसका रासायनिक प्रतीक N2 होता है। N2 इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट में जरूर करें, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और आगे देखते हैं 23वां नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है 0.5 मोल CO2 का द्रव्यमान है। 0.5 मोल CO2 का द्रव्यमान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 22.0 ग्राम। तो आगे देखते हैं क्या लिखता है। 24वां नंबर प्रश्न में दिया हुआ है उत्कृष्ट गैस की संयोजकता कितनी होती है? तो उत्कृष्ट गैस की संयोजकता 0 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं 25वां नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी तत्व के समस्थानिकों की कितनी संख्या, किसकी संख्या भिन्न होती है, मतलब अलग अलग होती है। तो भिन्न होती है तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, अलग अलग होती है। तो अब 26वां नंबर प्रश्न में दिया हुआ है निम्न में कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विद्युत धनात्मक तत्व है? विद्युत का धनात्मक है। तो कौन विद्युत का धनात्मक होगा? तो 26 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ये 282 विद्युत का धनात्मक है, क्योंकि ये 2 किसी को दे सकता है तो ये प्लस में आ जाएगा, तो ये धनात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते क्या लिखा हुआ है। 27वां नंबर प्रश्न में दिया गुणसूत्र बने होते हैं। तो आप जानते होंगे गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं DNA और एवं प्रोटीन के। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। गुणसूत्र DNA एवं प्रोटीन के बने होते हैं। और 28वां नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है। प्रोटीन संश्लेषित होते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषित होते हैं तो क्या हो जाएगा? तो 28 नंबर प्रश्न का हो जाएगा राइबोसोम पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देखते हैं 29वां नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र कौन है जो अपशिष्ट को निपटाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा लाइसोसोम। ये कोशिका के अपशिष्ट को मिटाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते क्या लिखा हुआ है। 30वां नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि एक संयोजी उत्तक है। तो एक संयोजी उत्तक क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 का ए हो जाएगा रक्त। रक्त एक संयोजी उत्तक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं 31वां नंबर प्रश्न में क्या दिया है। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। और आगे देखते हैं 32वां नंबर प्रश्न में क्या दिया है। असमतापी जंतु है। कौन असमतापी जंतु है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से सभी, ये भी असमतापी है, ये भी ऑप्शन नंबर ए भी असमतापी, ए भी है, ए भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी। और आगे देखते हैं 33वां नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। अगर आपसे मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं पूछ दिया तो आपको बोलना होगा 3 कक्ष होते हैं। अगर भाई मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। आपको उसके जगह ये भी पूछ सकता है कि मनुष्य के हृदय में कितना कक्ष होते हैं, तो 4 कक्ष होते हैं। 2 अलिंद 2 निलय हो गया। और मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगर इनमें से कुछ पूछे तो आप जरूर इसका आंसर देकर आइएगा।
और देखते हैं क्या लिखा 34 नंबर में, ऑर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा का एक समूह जंतु है, तो क्या जंतु है? तो 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केकड़े। केकड़े ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अब 35वां नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सजीवों की मौलिक इकाई क्या है? तो सजीवों की जो मौलिक इकाई होती है कोशिका होती है। कोशिका सजीवों की मौलिक इकाई है, ये आपने पढ़ा होगा और इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं 36वां नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, जिन रोगों की अवधि कम होती है, तो जिन रोगों की अवधि कम होती है उसे तीव्र रोग कहते हैं। 36 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तीव्र रोग मतलब तीव्र मतलब जल्दी, तो जिस रोगों की अवधि कम होती है उसे तीव्र रोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं 37वां नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, देखते हैं जीव मंडल के निर्जीव घटक कौन है? निर्जीव कौन है मतलब जो जीवित नहीं रहते, जो सांस नहीं लेते हैं, अपना जीवन यापन नहीं होता, तो निर्जीव घटक होते हैं वायु, हाँ ये भी है, जल ये भी है, मृदा ये भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ये उसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निर्जीव घटक मतलब जो निर्जीव होते हैं। और सजीव घटक पूछ दिया, तो सजीव घटक में जीव जंतु आते हैं। तो अब देखते हैं 38वां नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, शुक्र एवं मंगल ग्रहों के वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है? शुक्र है और एगो मंगल ग्रह है, उसका वायुमंडल का मुख्य घटक क्या होता है? तो 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CO2। CO2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मधुमक्खी के फूलों को एकत्र करती है। मधुमक्खी फूलों को एकत्र करती है, किससे करती है? तो आपका इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मकरकंद, मकरदंड, मकरद और पराग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। और आगे देखते हैं, आखिरी प्रश्न है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडे देने वाले मुर्गी को क्या कहते हैं? तो अंडे देने वाली मुर्गी को आप जानते होंगे लेयर कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका 40 प्रश्न खत्म हुआ। और आप बताइए कि आपका इसमें से कितना प्रश्न सही हुआ और कितना प्रश्न गलत हुआ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें। थैंक यू। आप कितना सही हुआ उतना बता दीजिएगा।